जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज बिहार पुलिस एग्जाम 2022 के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 15 चलेगा, तो जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और फ्रेंड्स, हम हर सेशन में बताते हैं और आज फिर से आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग वैकेंसी के पीछे मत भागिए, क्योंकि वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द इसी महीने में देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड्स, अब की बार ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि वैकेंसी निकलने के बाद आपका एग्जाम भी बहुत ही जल्द कंडक्ट करा लिया जाएगा। लगभग 4 से 5 महीने में आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बाद में आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलता है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, राज्यपाल के पद पर नियुक्त के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या फिर डी 45 वर्ष? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट नए हैं उनको बता दें कि आपको ये क्लास हर रोज डेली रात 8 बजे ये लाइव चैट के साथ मिलेंगे, तो सभी को रात 8 बजे आना है। तो इसका राइट आंसर, जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। राज्यपाल के पद पर नियुक्त के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष की है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, यानी कि पूछा जा रहा है आपको वह कौन सा तापमान है बताना है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पर क्या होता है, समान होता है। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। -40 डिग्री याद रखना है। -40 डिग्री तापमान जो है ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों स्केल पर बराबर होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है उसकी आवृत्ति में, उसके आयाम में, उसके तरंग दैर्ध्य में या उसके वेग में? और फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पूछना है या कोई किसी प्रकार का डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन बी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, उसके आयाम में याद रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है, आपको एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? वायु, जल, ध्वनि या भूमि? सोच समझ का आंसर करना है और सेशन के एंड में अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। तो डेसिबल शब्द किससे संबंधित है याद रखना है। इसका सही जवाब जो बच्चे सी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ध्वनि से संबंधित है। 30 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि पूछा जाता है कि ध्वनि सबसे अधिक किस माध्यम में गमन करती है? तो याद रखना है ठोस माध्यम में रखना है। ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है ध्वनि की चाल, याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? फटाफट से आंसर करेंगे, यानी कि प्रकाश वर्ष किसका एकक है? सोच समझ का आंसर करना है। चलिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करता जाना है। तो प्रकाश वर्ष ये किसका है? तो दूरी का है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। ये भी पूछा गया था प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इसलिए बता दिए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? तो 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर याद रखना है। नेक्स्ट है, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? सोच समझ का आंसर करना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? तो देखिए, पहले बढ़ता है और उसके बाद फिर कम हो जाता है, रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से पढ़िए, पहले बढ़ती है और उसके बाद कम होती है, याद रखना है। नेक्स्ट है, 1 माइक्रोन किसके बराबर है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। 1 माइक्रोन किसके बराबर है? सोच समझ का आंसर करना है। पूछा गया प्रश्न है, 1 माइक्रोन किसके बराबर है? चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। 0.001 मिलीमीटर होता है 1 माइक्रोन के बराबर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, विमा MLT पर पावर -2 ये किसके अनुरूप है? यानी कि डायमेंशन, ये किसका डायमेंशन दिया गया है? सोच समझ का आंसर करना है। चलिए, बल, किए गए कार्य, त्वरण या डी वेग? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। बल का ये क्या है? डायमेंशन है, याद रखना है। बल बराबर क्या होता है? F बराबर होता है m इंटू ए होता है। m से हमारा क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। यहाँ पे देखिए लिखते हैं, m से हो गया द्रव्यमान गुना ए क्या है? त्वरण है। तो त्वरण क्या होता है? त्वरण बराबर होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मीटर लिखेंगे और नीचे सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर से लिख रहे हैं, देखिए, तो हमारा क्या बन गया? द्रव्यमान गुना मीटर को क्या लिख सकते हैं? लंबाई लिख सकते हैं, और समय को लिखते हैं समय, इस तरह लिखते हैं सेकंड को। तो इसका क्या हो जाएगा? बल का F इंटू एम है, द्रव्यमान गुना लंबाई बटे समय। तो MLT, द्रव्यमान को m से लिखते हैं, लंबाई को l से, और समय को t से लिखते हैं, t पर पावर 2। जब t को ऊपर करेंगे तो क्या बन जाएगा? m, फिर क्या बन जाएगा? बड़ी m हो जाएगा, छोटी नहीं होगा, m बन जाएगा, फिर l बन जाएगा, t पर पावर -2। ये बल का है, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में से एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे।
चलिए, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है? तो इसका राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, मक्खन हो जाएगा, याद रखना है, ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे, ऑप्शंस को सही से पढ़िए। नाइट्रिक ऑक्साइड, यहाँ नाइट्रिक नहीं होगा, नाइट्रस होगा, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, जब पीडीएफ मिलेगा तो सुधार कर दिया जाएगा। तो क्या होगा, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या लिखते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को? N2O, याद रखना है, फॉर्मूला को भी याद रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। पीतल जो है ये किसकी मिश्र धातु होती है? सीसा और टीन, जस्ता तांबा, एंटीमनी टीन और सीसा, या जस्ता टीन और तांबा? तो देखिए एक ट्रिक बताते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं पी ता जी। तो देखिए पी से बन गया हमारा पीतल, और तो पीतल किसका किसका मिश्र धातु है? तो ता और जी का, यानी ता से तांबा और जी से क्या हो गया? जस्ता हो गया। तो राइट आंसर क्या देगा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, तांबा जस्ता, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और पीतल में 70%, पीतल में पूछा जाता है परसेंटेज, तो 70% तांबा और 30% जस्ता होता है। परसेंटेज को भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो याद रखना है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब देगा। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 होता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपर रूप क्या होता है? कोई भी फास्फोरस, लाल, बैगनी या ब्लैक फास्फोरस? सोच समझ का आंसर करना है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड लिए गए हैं, इसलिए आप लोगों को सेशन में एंड तक बने रहना है। तो दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस उपयोग होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी बी, लाल फास्फोरस, याद रखना है, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्वर नियंत्रक में सहायक औषधि का नाम क्या है? फटाफट से आंसर कर देंगे, और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, और सेशन के एंड में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना स्कोर देना है। सही जवाब जो भी बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, पैरासीटामोल हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है, वनस्पति तेलों के घी में परिवर्तन कैसा होता है? यानी कि वनस्पति तेल जो है उसके घी में जो है परिवर्तन कैसा होता है? जल अपघटन द्वारा, एगार एगार के संयोजन से, ऑक्सीजन द्वारा, वायु तथा एक उत्प्रेरक का उपयोग करके, या हाइड्रोजनीकरण द्वारा? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, हाइड्रोजनीकरण। यहाँ पे देखिए मिसप्रिंटिंग है, जब पीडीएफ मिलेगा तो सुधार कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं हाइड्रोजनीकरण, याद रखना है, हाइड्रोजनीकरण के कारण वनस्पति तेल घी में परिवर्तित होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, समुद्री शैवालों में क्या होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। समुद्री शैवालों में क्या होता है? बहुत ही इजी प्रश्न है, लेकिन पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए समुद्री शैवाल में क्या होता है? आयोडाइड होता है, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है, सेल्यूलोज निम्न में से किसका मुख्य घटक है? चलिए आंसर करते जाएंगे, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज सभी लोग सेशन को एक बार दिल से जरूर लाइक करेंगे। तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, याद रखना है, पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, तो इसका राइट आंसर कोशिका भित्ति हो जाएगा, याद रखना है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है, भ्रूण विकास के लिए निम्न में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। भ्रूण विकास के लिए निम्न में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? फटाफट से आंसर करेंगे, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? यकृत में, मस्तिष्क में, गुर्दे में, या फिर डी गर्भाशय में? सभी को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? चलिए आंसर करते जाएंगे। पानी में घुलनशील विटामिन बताना है कौन कौन से है। तो देखिए इसका सही जवाब सबसे पहले क्या होगा? तो जो भी बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, विटामिन बी, और एक विटामिन है सी, ये दोनों विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं। बच्चे विटामिन के, यहाँ पे लिखते हैं, एक ट्रिक लिखते हैं KEDA, यहाँ पे कीड़ा लिख रहे हैं, ठीक है, क्या लिख रहे हैं? कीड़ा। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये क्या है? वसा में घुलनशील है, याद रखना है। विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछे तो थायमिन हो जाएगा, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन ए के का क्या होता है? फिलोक्विनोन। सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ, किस वर्ष पारित हुआ? चलिए, भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर अक्टूबर 2005 हो जाएगा। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? आंसर करते जाएंगे।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। कौन सा? तृतीय क्षेत्र, याद रखना है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है। फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग 9 बजे जो ज्योग्राफी का क्लास होता है वो जरूर करते होंगे। इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी को करना है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? याद रखना है, इसका सही जवाब ऑप्शन चला देगा व्यक्तिगत इकाई से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिगत इकाई से। नेक्स्ट है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और सारे सेशन का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? कृषि की सामयिक प्रकृति। याद रखना है, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका प्रमुख कारण है मौसमी बेरोजगारी का, याद रखना है, पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? सोच समझ कर आंसर करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो याद रखना है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण भारत में बेरोजगारी है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा, ये प्रमुख कारण है, याद रखना है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? सोच समझ का आंसर करना है। चलिए, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से सेशन को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल, जो बच्चे ए दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बेसबॉल है, याद रखना है। नेक्स्ट है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा? चलिए आंसर करेंगे, बहुत इजी प्रश्न है। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा? तो सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बारूद का आविष्कार किसने किया था? चलिए आंसर करेंगे, बारूद का आविष्कार किसने किया था? चलिए, आपका टाइम खत्म होता है, सही जवाब क्या आ जाएगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब, रोजर बेकर ने बारूद का आविष्कार किया था, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूरो क्या है? सही से सारे ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर करेंगे। चलिए, तो यूरो क्या है? देखिए, यूरो क्या है? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति निम्नलिखित में से कौन सी थी? सोच समझ कर आंसर करना है। भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीला सेठ, याद रखना है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नीला सेठ, याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? चलिए आंसर करेंगे, आपको डेट को भी याद रखना है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में, और उसके बाद किस शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो याद रखना है संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा संवैधानिक राजतंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से मिला है? फटाफट से आंसर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना है, जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से मिला है? तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चल जाएगा कालीबंगा से, याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब देगा। और ये कहाँ है कालीबंगा? तो राजस्थान में है, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति किस दशक में आई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। भारत में हरित क्रांति किस दशक में आई? तो हरित क्रांति के जनक भी पूछा है, तो याद रखना है। अगर पूछे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन है। अगर सिर्फ आपसे पूछे कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग, याद रखना है। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक है। और भारत में कौन है? तो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन है हरित क्रांति के जनक। तो इसका सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन क्या दे रहे हैं, बी को बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं 1960 के दशक में, याद रखना है। नेक्स्ट है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? सोच समझ कर आंसर करना है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? चलिए, तो याद रखना है मेजनी ने की थी। कब की थी? याद रखना है। तो 1834 ईस्वी में मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की थी, याद रखना है। और फ्रेंड्स, हम फिर से बोल रहे हैं कि आपको डेली रात 9 बजे ज्योग्राफी का क्लास करना है, इंपॉर्टेंट क्लास होता है। नेक्स्ट है, मराठा द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 ईस्वी की सालबाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी? चलिए आंसर करेंगे। और ये संधि क्यों हुआ था? तो याद रखना है, ये संधि जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करने के लिए था। और इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल सिंधिया हो जाएगा, याद रखना है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिंधिया के आग्रह पर की गई थी। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? क्लाइव, हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस या वेलेजली? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, इसका सही जवाब है क्या हो जाएगा? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने, रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है,
वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कतई जार प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा रहा है, कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया? तो देखिए इसका जो सही जवाब है पीपुल नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा वंदे मातरम। ये उर्दू समाचार पत्र जारी किया गया था, याद रखना है। और अंग्रेजी की बात करें तो कौन सा अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र जारी किया गया था? तो द पीपुल, याद रखना है। द पीपुल जो था ये अंग्रेजी में था और वंदे मातरम उर्दू में था, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सी थी? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सिर्फ महिला पूछा जा रहा है, तो देखिए सिर्फ महिला की बात करें तो सही जवाब जो बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएगा। याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ये कहां से थी? तो याद रखना आयरलैंड से थी एनी बेसेंट, और इन्होंने 1917, याद रखना है 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, याद रखना है। अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू, जो कि 1925 में, याद रखना है 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, याद रखना। एक पूछा था कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था? तो बेलगांव अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था, याद रखना है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर, याद रखना है 28 दिसंबर कब? 1885 ईस्वी को ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, याद रखना है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रखना है। इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? फटाफट से आंसर करेंगे। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? सोच समझ का आंसर करना है। तो चलिए इसका सही जवाब जो बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, लॉर्ड कर्जन ने, याद रखना है। बी बिल्कुल सही जवाब देगा, लॉर्ड कर्जन ने, याद रखना है। अगला सवाल है, किस चीनी राजा ने 220 ईस्वी पूर्व चीनी की विशाल दीवार को बनवाया? चलिए आंसर करेंगे, सोच समझ का आंसर करना है। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल सी के साथ चला जाएगा, सी हुएंग टी ने, याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? सोच समझ का आंसर करना है। तराइन का युद्ध 1191, तराइन का युद्ध 1192, चंदावर का युद्ध या कन्नौज का युद्ध? तो इसका सही जवाब जो बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, चंदावर का युद्ध, जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था। तराइन का युद्ध 1191 में किसके किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। कौन जीता था? तो मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में क्या हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है, यानी किस मंदिर को काला पैगोडा, ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। तो देखिए इसका जो सही जवाब है, जो बच्चे ऑप्शन सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में है, याद रखना है। सौर मंदिर कहाँ है? तो महाबलीपुरम में, याद रखना है। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है और चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था खजुराहो का मंदिर, याद रखना है, पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? और एक पूछा जाता है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर, याद रखना है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। और नागार्जुन सागर, याद रखना है, नागार्जुन सागर ये भी पूछा जाता है। तो नागार्जुन सागर परियोजना ये भी कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है, याद रखना है। नेक्स्ट है, इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे, कोचीन, पारादीप, कांडला, तूतीकोरिन। यहाँ पे कोचीन लिखा गया, कोचीन होगा, इस तरह से होगा कोचीन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल एक के साथ चला जाएगा, कोचीन हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। चलिए, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सेब के लिए, याद रखना है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कुल्लू घाटी किस राज्य में है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? यहाँ पे देखिए नहीं वर्ड लिखा गया है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी। तो वो कौन सा इस्पात संयंत्र है? कौन सा है? याद रखना है, बोकारो है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा, बोकारो है, याद रखना है। स्थापना 1968 में हुई थी, याद रखना है, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? पानी, पेट्रोलियम, कोयला या प्राकृतिक गैस? चलिए आंसर करेंगे। तो बिजली का नवीकरणीय संसाधन पूछा रहा है, तो नवीकरणीय हो जाएगा पानी, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा। बाकी तीनों जो है ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, याद रखना है। नेक्स्ट है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए सुनामी का जो मुख्य कारण है समुद्री सतह पर भूकंप है, याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब देगा, भूकंप। नेक्स्ट है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है?
तो इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी, याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब देगा, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं, याद रखना है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खादर नहीं बांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के सादे मानचित्र में दक्षिणी पठार को प्रदर्शित करना हो तो किस रंग से उसकी पुताई करना उचित होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। भारत के सादे मानचित्र में दक्षिणी पठार को प्रदर्शित करने के लिए किस रंग की पुताई किया जाता है? तो याद रखना है वह कौन सा रंग है? भूरा रंग है, याद रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भूरे रंग से पुताई की जाती है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में टोटल 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।